और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रोचीरा कंबोज ने दहशतगर्दी का मसला उठाया। रोचीरा कंबोज ने कहा, हमने इन 2 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, इससे मुख्तलिफ मुजाहिरे की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, जिससे आलमी बरादरी को यकजहती और इत्तेहाद के जरिए हल करने की जरूरत है। कंबोज ने कहा कि जनवरी 2021 में हमारे दौरे इख्तियार के आगाज में वजीर खारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम का 8 नुकाती एक्शन प्लान पेश किया था। इसमें कहा गया था कि दहशतगर्दी के खतरे से निपटने और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से हमने इस कमेटी का कद बढ़ाया। हिंदुस्तान ने अक्टूबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के CTC की एक खुसूसी मीटिंग की मेजबानी की, जिसमें क्रिप्टो करेंसियों के जरिए दहशतगर्दी की माली माउनत और नई दौर की दहशतगर्दी में ड्रोन के इस्तेमाल पर बातचीत की गई। हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर ने हिंदुस्तान में मुनक्किदा खुसूसी मुलाकात को याद किया। कंबोज ने कहा कि इससे पहले कि दुनिया इसका संजीदगी से नोटिस ले, हिंदुस्तान ने कई दहाइयों तक सरहद पार दहशतगर्दी की होलनाकियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सी मासूम जानें गंवाई है। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला जीरो टॉलरेंस से किया है। हम ऐसा करते रहेंगे और जैसा कि हमारे वजीर आजम ने कहा है कि जब तक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जाता, तब तक आराम न करेंगे। We can take several that I can think of. For one, we raised our voice against terrorism through these 2 years, bringing attention to its various expressions which need to be addressed by the international community through solidarity and unity. In October 2022, and as you all know, we brought the Security Council, or should I say the famous horseshoe table, to India for the very first time, adopting the Delhi Declaration, where the Security Council spoke with one voice in countering terrorism in all its forms and manifestations. Then, keeping up this momentum, we piloted a presidential statement on counter-terrorism under our December presidency, where we once again brought the council together in presenting a united front against terrorism. During the high-level week at the UNGA this year, you would recall that we saw more than 70 leaders giving a clarion call for reforms. The whole concept of a new orientation for a reformed multilateral system, or norms, as we say in India, is to enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. We raised the stakes during our tenure by organizing an open debate under our presidency in the Security Council in December to discuss those reforms, something which has only been done in the General Assembly earlier. And I think it is important to emphasize this point. During the open debate, we saw several members pushing the case of reform, including many explicitly pushing the case of India's permanent membership in the Security Council. And as we exit the Council this tenure, we are determined to persevere in our endeavor to reform the system. इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रोचीरा कंबोज ने कहा कि हमने 2 सालों तक दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आलमी बरादरी की जो सपोर्ट है वो मिलती रहेगी, तो किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? पर भारत की जो मेंबरशिप है, जो रोटेशनल बेसिस पे होती है यूएनएससी में, वो खत्म हो रही है इस महीने। 2 साल की मेंबरशिप थी, 2021 में शुरू हुई थी और भारत ने अपने 8 पॉइंट एजेंडा को आगे रखा था, जिसमें आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल था। और उसके साथ ही साथ जो दिसंबर के महीने की प्रेसिडेंसी थी भारत के पास यूएनएससी की, वो भी इस महीने अब खत्म हो रही है। तो ये उससे पहले रोचीरा कंबोज, जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन में, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यूएनएससी में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है और ये मुद्दा ऐसा है कि जब दुनिया ने इसको गंभीरता से लिया, उससे पहले ही कई दशकों तक भारत सीमा पर आतंकवाद से सामना करता आ रहा है। आपको याद दिला दे कि भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान 2 बड़े इवेंट्स दिसंबर के महीने में, और हमने ये भी देखा है कि उससे पहले नवंबर में 26/11 मुंबई हमलों की एनिवर्सरी से ठीक पहले जो एक डेलीगेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत आया था और
वहां पे एक यूएन मुंबई में एक प्रोग्राम भी हुआ था उसी होटल में जहां पर आतंकियों ने इस होटल को निशाना बनाया था। तो एक कड़ा मैसेज गया था, पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश गया था, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि पाकिस्तान को भी, कि किस तरह से आतंकवाद जो है वो उसकी दंश झेलता आ रहा है भारत, और भारत ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद का कड़ाई से मुकाबला किया है। हालांकि प्रेसिडेंसी अब खत्म हो रही है, लेकिन भारत आगे भी जो आतंकवाद का मुद्दा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहेगा। इस तरह का एश्योरेंस रुचिरा कंबोज की तरफ से भी सामने आया है। जी शैलेंद्र, अगर हम बात करें कि दहशतगर्दी के हवाले से, उनके स्टेटमेंट के हवाले से ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दी के खतरे से निपटने और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। ताहम अगर हम कल के एनकाउंटर की बात करें या सरहद पार पर दरअंदाजी या ड्रोन के जरिए जिस तरह से हथियार भेजे जा रहे हैं या नकद रकम भेजा जा रहा है, तो किस तरह से दोनों बयानों के बीच में ममासलत नजर आ रही है? अरे ये टेररिज्म का जो इशू है ये कई दशकों से चलता आ रहा है। जो सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है उसको लेकर भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। लेकिन दुनिया की आंख तब खुली जब 9/11 हुआ था न्यूयॉर्क में। उसके बाद आतंकवाद को लेके गंभीरता से इस मुद्दे को लिया गया और आज लगभग सभी मुल्क जो है वो इस मुद्दे पर एकजुट है। अगर हम बात करें भारत स्पेसिफिक आतंकवाद की, तो हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक्सपोर्ट किया जाता रहा आतंकवाद को। कल का हमला भी जो है माना जा रहा है कि पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है। हालांकि इसमें अभी तक जांच चल रही है, आइडेंटिफिकेशन अब तक नहीं हो पाई है जिन्होंने हमले को अंजाम दिया। लेकिन ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले कई ऐसे हमले हुए हैं जहां पर इंडियन इंस्टॉलेशंस को या मुंबई जैसे हमले की अगर हम बात करें, वो लगातार इस तरह के हमले होते रहे हैं। और यूएनएससी में रहकर भी भारत ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। और हमने ये भी देखा है कि मुंबई में जब ये अटैक हुआ था, माफ कीजिए, मुंबई में जब मीटिंग हुई थी नवंबर के महीने में, उस वक्त भी भारत की तरफ से ये कहा गया था कि आतंकवाद का मुद्दा जो है वो काफी सीरियस है। और उसके बाद जो NMFT एक मीटिंग हुई थी, नो मनी फॉर टेरर, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें भी भारत की तरफ से जो नए चैलेंजेस है, जिसमें ड्रोन का मुद्दा शामिल है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के इश्यूज हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे आतंकवादी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कैसे सभी देश एकजुट होने चाहिए, इसको लेकर भारत ने इसको लीड किया था। और माना जा रहा है कि अब अगर सेक्रेटरीट बनता है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का, तो वो भी भारत में बनेगा। तो जाहिर तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लीड कर रहा है इस वक्त दुनिया में। तो ऐसे में जो रीजनल टेरर है उसको लेकर भी भारत आवाज उठाता रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें या अगर हम लोकल पाकिस्तानी टेरर की बात करें जो इस रीजन में है, उसको लेकर भी भारत ने, हमने देखा है कि कदम भी उठाए हैं, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि सभी मुल्कों को एकजुट होना होगा उन देशों के खिलाफ जो आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत करते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम दावे की बात करें तो कल ये भी दावा किया गया है कि जिस तरह से एंटी टेररिज्म कमेटी की बात करें तो इस हैसियत से ये भी कहा गया है कि प्रोफाइल बढ़ाने का दावा भी किया गया। तो किस तरह से ये बयान भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, रुचिरा कंबोज जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा है कि जो यूएनएससी का जो ओहदा है वो और मजबूत हुआ है भारत की प्रेसिडेंसी में, क्योंकि भारत ने एक रास्ता भी दिखाया है यूएनएससी में कि किस तरह से आतंकवाद का मुद्दा एक बड़ा चैलेंज है और कैसे सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि हमने ये देखा है कि एक ऐसा मुल्क है यूएनएससी में जो कि लगातार आतंकवादियों और आतंकवाद को समर्थन देने वाले मुल्कों का समर्थन करता आ रहा है, उनका साथ देता आ रहा है, जिसका नाम चीन है। और हमने ये भी देखा है कि इसी साल 6 ऐसे प्रपोजल्स रहे भारत और अमेरिका के, जहां पर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को उनको घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन 6 के 6 प्रपोजल्स पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया, उस पर टेक्निकल होल्ड डाल दिया। तो जाहिर तौर पर इस तरह के इश्यूज हैं और भारत ये भी कहता आ रहा है कि यूएनएससी में न सिर्फ रिफॉर्म की जरूरत है, बल्कि जिस तरह से आतंकियों को प्रतिबंधित किया जाता है उस प्रोसेस में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ताकि कोई भी देश बिना कारण किसी प्रपोजल को ना रोक पाए। तो जाहिर तौर पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ऐसे भी मुल्क हैं जो आतंकवाद को सीधे तौर पर समर्थन देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से समर्थन देते आ रहे हैं। तो ऐसे देशों से कैसे निपटना होगा, इसको लेकर भारत अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत ऐसे और कदम उठाएगा ताकि उन ऐसे देशों को एक्सपोज किया जा सके जो आतंकवाद का इस तरह से समर्थन देते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और साथ में क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी बातचीत की गई। तो हम देख रहे हैं कि आज के दौर में अब ड्रोन के जरिए हथियार और दीगर चीजें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से भारत पहुंचाया जा रहा है। तो किस तरह से इस बयान को भी आप देख रहे हैं?
देखिए, जहां तक ड्रोन का या यूं कहें यूएवी जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए और उसका इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए करना, ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और दुनिया के सामने इस मुद्दे को भारत ने उठाया है। जो एनएमएफटी मीटिंग जैसे मैंने आपको बताया हुई थी दिल्ली में, उसमें डार्क वेब, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी और जो यूएवीज है, ये 3 बड़े मुद्दे थे जिन पर इस बैठक में बातचीत हुई थी। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये कई मुल्कों के लिए चैलेंज है और कैसे सिर्फ एकजुट होकर निपटना होगा, इस पर सभी देश जो है वो एकजुट हो रहे हैं और भारत उनको लीड कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि ड्रोन के जरिए पिछले कई महीनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से नकदी या ड्रग्स या छोटे हथियार भेजे जा रहे हैं। तो कैसे उस पर रोक लगे, क्योंकि देखिए जो ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तानी नहीं है, बहुत बार वो ड्रोन जो है तो वो किसी और मुल्क में बनाए गए होते हैं। तो कैसे उन ड्रोन्स पर रोकथाम लगाई जा सके, कैसे उनको ट्रेस किया जा सके, इन तमाम पहलुओं पर भारत अपनी आवाज उठाता रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा भी करता रहा। और वहीं साथ साथ डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कैसे आतंकवादी कर रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली एक डिक्लेरेशन भी सामने आया था कि सभी मुल्क जो है वो एकजुट है इन तरह की नए चैलेंजेस जो है दुनिया के सामने उनसे निपटने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस पे सभी मुल्कों को जब तक एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी एक मुल्क का मुद्दा नहीं है, ये कलेक्टिव इशू है और ये पूरे रीजन का नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद का है। तो ऐसे में सभी मुल्क जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को जीत पाना शायद मुमकिन ना हो पाएगा। और शैलेंद्र, अगर हम बात करें कि हम आए रोज देखते हैं कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं, दरअंदाजी हो रही है, मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां हो रही हैं दहशतगर्दों के ताल्लुक से, लेकिन साथ में कल ये भी दावा किया गया है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, तो तब तक हम आराम से नहीं रहेंगे। तो किस तरह का ये बयान आज के दौर में फिट होता है? देखिए, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत ने हमने देखा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। खासतौर से मोदी सरकार की तरफ से भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, न सिर्फ एनकाउंटर्स के जरिए बल्कि उनके जो फंडिंग है उस पर एक तरह से नकेल कसने के जरिए। हमने देखा कितने बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसको एनआईए डायरेक्टली डील कर रही है। हमने देखा है कि लगातार जम्मू कश्मीर में भी और देश के कई हिस्सों में इस तरह की छापेमारी आए दिन होती रहती है, ताकि जो केसेस हैं उनके खिलाफ उनको मजबूत करने के लिए जो रेड्स होती हैं उसमें सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर फंडिंग का जो इशू है, हमने देखा है कि कश्मीर में किस तरह से फंडिंग होती आ रही है, हवाला के जरिए भी होती आ रही है। बिल्कुल। उस रूट पर पूरी तरह से पाबंदी लगे, इसको लेकर भारत लगातार कदम उठा रहा है। और जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर है उसके तहत भी भारत ने ऑपरेशन तेज किए हैं। खासतौर से कश्मीर में हमने देखा है कि कई आए दिन वहां पर एनकाउंटर्स होते थे। कल ही एक कामयाब एनकाउंटर हमने देखने को मिला। तो जाहिर तौर पर यह साफ है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहां तक पाकिस्तान बार बार इस बात को उठाता रहा है कि तमाम जो बिल्कुल शैलेंद्र, भारत की यही पॉलिसी अब रही है कि दहशतगर्दी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ में जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो हर लिहाज में, हर सूरत में अपनाई जा रही है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से, जहां पर एक हादसा पेश आया। एक इनोवा गाड़ी गहरी खाई में गिरी। कौमी शहरा केला मोड़ पर पेश आया यह हादसा। एक लाश बरामद की गई है। पुलिस एसडीआरएफ की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया। एक इनोवा गाड़ी गहरी खाई में गिरी। कौमी शहरा केला मोड़ पर यह हादसा पेश आया। ताहम यह भी बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान एक शख्स की जो लाश जो है वो निकाली गई और पुलिस एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, कार्रवाई कर रही है। ये खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बराह रास्त रामबन से बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, तफसीलात आपसे चाहेंगे। रामबन के हादसे से यह भी बताया जा रहा है कि एक शख्स की लाश निकाली गई है। इंशा, देखिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर केला मोड़ के मकाम पर एक इनोवा गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार होती है,
जिसके बाद पुलिस, क्यूआरटी, सिविल क्यूआरटी रामबन और एसडीआरएफ की टीमें, हमरा आर्मी मौके हादसे पर पहुंचे। उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान एक डेड बॉडी जो है वो जाए हादसे से रिकवर हुई, जिसकी पहचान मुदस्सिर अहमद लंगू, वल्दे नूर मोहम्मद लंगू, आरओ जो रेजिडेंस ऑफ डलगेट श्रीनगर के तौर पर हुई है। बाद में पुलिस ने यह कंफर्म किया कि इस गाड़ी में सिर्फ एक ही शख्स सवार था, जो ड्राइवर था वो इस गाड़ी में सवार था और यह हादसे का शिकार गाड़ी हुई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत वाकई हो गई। वहीं इसी दौरान एक गाड़ी जो है टैंकर से टकराई है। ये दूसरा हादसा भी आया है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है जो नाजरीन तक हम पहुंचाना चाहेंगे। एक नैनो गाड़ी थी जो उधमपुर नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर थी, वो एक टैंकर से जा टकराई, जिसके बाद उसका ड्राइवर जो था वो शदीद तौर से जख्मी हो गया है, जिसे सिविल क्यूआरटी रामबन ने वहां तो से बिल्कुल रेस्क्यू करके नाज़रीन, इस जिला वक्त अस्पताल का रामबन और एक मुंतकिल बड़ा किया, अपडेट जहां बताएं इस वक्त आपको उनका कि इलाज एक और मुआलजा गाड़ी चल रहा हादसे है। का शिकार हुई है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर जख्मी हुआ है और फिलहाल कार्रवाई वहां पर भी जारी है। एक और बड़ी खबर बिलाल हमसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त, और एक हादसा पेश आया है रामबन में ही, जहां पर ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। तफसीलात चाहेंगे इस ताल्लुक से भी आपसे। देखिए, अभी जो हमारे पास इतला आई है, सिविल क्यूआरटी रामबन जो हमेशा से ही फ्रंट लाइन पे रही है, उन्होंने हर वक्त जाए हादसे पर पहुंचकर लोगों की मदद की है, लोगों को निकाला है, जख्मी हो या जो डेड बॉडीज है उनको रिकवर किया है। उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि एक टैंकर जो है, तेज रफ्तार टैंकर जो था, एक नैनो गाड़ी से जा टकराया, जिसके बाद गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और उसमें सवार ड्राइवर था वो भी शदीद तौर से जख्मी है, जिसे यहाँ पर जल्दी तौर से रेस्क्यू करा गया है और जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इस वक्त उनका इलाज व मुआलजा चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम्स उन्हें देख रही है। अगर मजीद उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी तो उन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू भी रेफर किया जा सकता है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि गुज़श्ता 4 दिनों में ये 5वां हादसा है, सड़क हादसा जो जिला रामबन में पेश आया है। सड़क हादसा लगातार हो रहे हैं, लोगों की जानों का जिया जो है वो भी लगातार हो रहा है। इस हवाले से भी जिला इंतजामिया हो, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट हो, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा आवाम के दरमियान जो है बेदारी पैदा करे, ड्राइवर्स को इसमें एंगेज करे, ओवर स्पीडिंग न की जाए। और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करे, सेफ जर्नी करने की कोशिश करे, जल्दबाजी न करे, क्योंकि जल्दबाजी में हमने अक्सर देखा है कि लोग गाड़ियों से कंट्रोल खो बैठते हैं। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच रामबन और बानिहाल का है, बहुत डेंजरस इलाका है। यहां पर जरा सी भी गलती आपको किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हर दिन 2 या 3-4 मौतें जो होती जा रही है। और इसी नजर में जो आज सुबह भी एक हादसा पेश आया, इनोवा गाड़ी जो केला मोड़ के मकाम पर हादसे का शिकार हुई, एक शख्स की मौत वाकई हुई, जिसकी पहचान मुदस्सिर अहमद लंगू, वल्दे नूर मोहम्मद लंगू, आरओ डलगेट श्रीनगर के तौर पर हुई है। अभी डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, जहां पर देखते हैं कि नेशनल हाईवे पर रोजमर्रा हादसात हम देखते हैं और कई सारी जानें जो है वो जिया हो जाती है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि इस कदर नेशनल हाईवे पे हादसात होते हैं और रोज जानें जाया हो रही है? देखिए इंशा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तो पहले से ही यहाँ पर हादसात का जो न रुकने वाला सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ 4 लेन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, सड़क की हालत खस्ता होने के बाद यहाँ पर गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचा, और उसके बाद ओवर स्पीडिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है जो इन हादसात की वजह बनती है। लोग जल्दबाजी में घर से निकलते हैं, वो जल्दी से ही अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहते हैं। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो रामबन बानिहाल स्ट्रेच है, बहुत नैरो स्ट्रेच है। यहाँ पर जरा सी गलती आपको बड़े हादसे की वजह बन सकती है। गहरी खाइयां है, अगर गाड़ी सड़क से लुढ़क कर मतलब यहाँ हादसे सड़क से हट गई तो वो गहरी खाई में जा गिरती है, जिसके नतीजे में मौत वाकई हो जाती है। लगातार हादसात हो रहे हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, एक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है जिसके तहत तमाम तर एस्पेक्ट्स को देखा जाए, जांचा परखा जाए कि क्या वजूहात है कि सड़क हादसात हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसमें मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, इंतजामिया के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी बर वक्त ट्रैफिक के तमाम रूल्स को इख्तियार करें, उनसे फायदा उठाएं। और अगर आपको कहीं पर कोई भी दुश्वारी आती है तो आप ट्रैफिक पुलिस से राबता कर सकते हैं ताकि आपकी जानें जो है वो जाया ना हो जाए। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।